क्या आप यकीन करेंगे कि एक विदेशी विमान पाकिस्तान से उड़कर भारत के अंदर घुसा। भारत में वो सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ता रहा, वाराणसी में जाकर तेल भरवाया और फिर पश्चिम बंगाल के पुरलिया के आसमान से सैकड़ों AK-47 रॉकेट लॉन्चर और लाखों गोलियों को गिराकर आराम से निकल गया। फिल्मी कहानी लग रही है ना? हैरान भी हो रहे होंगे। चलिए एक सवाल और पूछते हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की? 17 दिसंबर साल 1995 की रात भारत में कुछ ऐसा ही हुआ था जिस पर आज भी पहली नजर में यकीन कर पाना मुमकिन नहीं है। आप सोचिए कि एक विदेशी विमान भारत के अंदर आया, अपना काम पूरा किया और निकल गया। अगर ये किसी दुश्मन देश का सीधा हमला होता तो शायद इतिहास कुछ अलग होता, लेकिन ये कोई जंग नहीं थी। ये भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक घटना थी और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने करीब 30 साल से लोगों को उलझा कर रखा है। जांच हुई, लोग गिरफ्तार हुए, अदालतों ने फैसले दिए, लेकिन सवाल कम होने के बजाय बढ़ते गए। ये कहते हैं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को इस ऑपरेशन की खबर पहले से थी, लेकिन फिर सवाल कि अगर यह सच है तो विमान को रोका क्यों नहीं गया? सवाल यह कि हथियार किसने भेजे थे? ये हथियार किसी संगठन के लिए थे? ये हथियार हिंदुस्तान को दहलाने के लिए थे या किसी व्यक्ति के लिए? और अगर कोई व्यक्ति था तो नाम क्यों नहीं सामने आया? जब यही विमान 5 दिन बाद दोबारा भारत आया तो उसे तुरंत पकड़ लिया गया, लेकिन जब पहली बार वो 17 दिसंबर की रात आया तो उसे रोकने में दिक्कत क्या थी? इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आरोपी किम डेवी भारत से निकलकर डेनमार्क कैसे पहुंचा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं है? पुरलिया हथियार कांड सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है। पुरलिया हथियार कांड उन सवालों की कहानी है जो 30 साल बाद भी जवाब मांग रहे हैं। और यकीन मानिए आज उस कहानी को जब आप सुनेंगे और इस कहानी के जितना आप अंदर जाएंगे उतना ही आपको महसूस होगा कि शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य हथियार नहीं थे जो आसमान से गिरे, बल्कि वो लोग थे जो उन्हें गिरने से रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हिस्ट्री बुक की इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरलिया कांड की कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो कहानियां हम आपके लाते हैं ये सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रहे। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और आपके लिए स्कैन करने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ला कर दे दिया है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। 17 दिसंबर साल 1995 की सुबह जब पुरलिया के लोगों की आंख खुली तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनका जिला पूरे देश की सुर्खियों में छा जाएगा। रात बीत चुकी थी, लेकिन वो रात अपने पीछे कई ऐसे राज छोड़ गई थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। गांव में लोग अपने रोज से काम में लगे थे। कोई खेत की तरफ जा रहा था, कोई मवेशियों को चारा देने निकला था, कोई बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि रात के अंधेरे में उनके सिर के ऊपर से इतिहास की एक रहस्यमयी घटना गुजर चुकी है। सुबह होते होते झालदा और उसके आसपास से गांवों में एक अजीब सी खबर फैलने लगी। खेतों और जंगलों में जगह जगह बड़े बड़े लकड़ी के बक्से दिखाई पड़ने लगे। कहीं कहीं सफेद पैराशूट भी दिखाई पड़े। पहले लोगों को लगा कि शायद ये कोई मामूली बात होगी। किसी ने कहा कि शायद कोई विमान गिर गया होगा या कोई सामान गिर गया होगा। किसी ने कहा सेना का कोई अभ्यास चल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे लोग पास पहुंचे उनकी हैरानी बढ़ती गई। आखिर इतने बड़े बड़े बक्से रातों रात यहां आए कैसे? कुछ गांव वालों ने इसके बाद हिम्मत करके बक्से खोले और फिर जो कुछ दिखा उसने इलाके को सन्न कर दिया, क्योंकि उन बक्सों में कपड़े नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, मशीन नहीं थी। उसमें AK-47 राइफल थी, हजारों गोलियां थी, रॉकेट लॉन्चर थे, ग्रेनेड थे। ऐसे हथियार जिन्हें आम आदमी सिर्फ फिल्मों में या फौजी जवानों के हाथ में देखता था। लोगों को पहले यकीन नहीं हुआ कि जो सामने पड़ा है वो असली है। कुछ लोग डरकर पीछे हटे, कुछ दूर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। लेकिन एक बात साफ थी, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और थोड़ी ही देर में यह खबर गांव से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल गई।
जहां सुबह खेतों में काम शुरू होना था, वहां अब लोग हथियारों से भरे बक्सों के आसपास इकट्ठा होने लगे। पुलिस को बताया गया, पुलिस मौके पहुंची। पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि मामला कितना बड़ा है, पर जैसे जैसे अलग अलग जगहों से हथियार मिलने की खबरें बढ़ने लगी, पुलिस के अधिकारियों के चेहरे के रंग बदलने लगे, क्योंकि ये कोई आम चोरी या बरामदगी नहीं थी, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, ये सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा एक मामला बनता दिख रहा था। जांच शुरू हुई तो कई अहम सुराग, कुछ पैराशूट पेड़ों में उलझे थे, कुछ खेत में बिखरे थे, कई बक्से गिरते वक्त टूट गए थे, उनका सामान आसपास फैला था। और यही पल था जब अधिकारियों को समझ में आया कि हथियार जमीन के रास्ते नहीं आए हैं, इन्हें ऊपर से गिराया गया है। पर सवाल कि ऊपर से किसने गिराया, क्यों गिराया, ये वो सवाल था जिसने इस पूरे मामले को एक रहस्य बना दिया। जैसे जैसे और हथियार मिलते गए, तस्वीर साफ होती गई। ये कोई छुटपुट तस्करी की घटना नहीं थी, एक बेहद सोची समझी और तैयार हुई योजना थी। बरामद हथियारों की मात्रा इतनी बड़ी थी कि उनसे सैकड़ों लोगों को बंदूकें थमाई जा सकती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ भारत के अंदर हुआ था, किसी सीमा पर नहीं हुआ था, किसी जंग के मैदान में नहीं हुआ था, एक ऐसे शांत से जिले के खेतों और जंगलों में हुआ था जहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। कुछ ही घंटों में खबर कोलकाता और फिर दिल्ली पहुंची और पूरे देश में सवाल गूंजने लगा कि रात के अंधेरे में पुरलिया के आसमान से बरसा आखिर था क्या, और पुरलिया ही क्यों। जांच एजेंसियों ने जब इस सवाल का जवाब तलाशना शुरू किया तो जल्द ही समझ में आया कि पुरलिया का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था। जिसने भी ऑपरेशन प्लान किया उसने जगह चुनने से लेकर समय तक सब कुछ सोचा था। उस वक्त का पुरलिया आज जैसा नहीं था। घने जंगल, पहाड़ी इलाके, दूर दराज गांव और बहुत कम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, ये सब इस तरह के ऑपरेशन के लिए बहुत सही जगह बन रहे थे। अगर रात के अंधेरे में कोई विमान कम ऊंचाई पर उड़कर कुछ गिरा कर निकल जाए तो उसके बारे में किसी को पता लगना आसान नहीं था। लेकिन सिर्फ भूगोल ही वजह नहीं था, इस इलाके का राजनीतिक इतिहास भी उतना ही अहम था। उस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चे की सरकार थी और दूसरी तरफ आनंद मार्ग नाम का संगठन इस इलाके में काफी सक्रिय था। आनंद मार्ग खुद को आध्यात्मिक और समाज सेवी संगठन बता रहा था, लेकिन उसका झगड़ा वर्षों से वामपंथी राजनीति और सीपीएम के साथ चल रहा था। दोनों के समर्थकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुई थी। इस झगड़े का सबसे दर्दनाक अध्याय 30 अप्रैल 1982 को लिखा गया, जब कोलकाता के विजोन सेतु इलाके में एक ऐसा खून खराबा हुआ जिसकी चर्चा आज तक होती है। आनंद मार्ग के 16 साधुओं और एक साध्वी को भीड़ ने घेर लिया, उन पर हमला किया, उन्हें जिंदा जला दिया। आनंद मार्ग के समर्थक इस घटना को कभी नहीं भूले। दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। इस घटना ने आनंद मार्ग और वामपंथी राजनीति के बीच खाई को और गहरा किया, और यही वजह थी कि जब पुरलिया में इतने सारे हथियार मिले तो बहुत लोगों ने तुरंत इसे आनंद मार्ग और इस पुराने झगड़े को जोड़ना शुरू कर दिया। बाद में जांच एजेंसियों ने भी इसी दिशा में काम किया। जांच एजेंसियों का भी यह मानना था कि यह सिर्फ हथियार गिराने का मामला नहीं है, इसके पीछे कोई मकसद था, कोई योजना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ विमान और हथियार नहीं जुटाए बल्कि यह भी तय किया कहां गिराया जाए। धीरे धीरे जांच की सुई आनंद मार्ग की तरफ बढ़ने लगी। संगठन ने हालांकि आरोपों को खारिज किया, कहा कि बिना वजह घसीटा जा रहा है, पर इतना तो साफ हो गया कि पुरलिया को सोच समझकर चुना गया था। सवाल बस ये था कि चुनने वाला कौन था, विदेशी विमान भारत में घुसा कैसे, वो कौन सा विमान था जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जब जांच हुई तो जो पता लगा वो हैरान करने वाला था, क्योंकि जांच से पता लगा ये कोई छोटा मोटा विमान नहीं था। ये विमान एंटोनोव AN-26 नाम का मालवाहक विमान था, जिसने रात के अंधेरे में पुरलिया के आसमान में हथियार बरसाए। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी विमान के मॉडल से नहीं बल्कि उसकी यात्रा से हुई, क्योंकि यह विमान किसी छिपी हुई सीमा से भारत में नहीं घुसा। जांच के मुताबिक यह पाकिस्तान के कराची शहर से उड़ा, भारत के अंदर आया और रास्ते में वाराणसी में रुककर ईंधन भी भरवाया। यानी एक विदेशी विमान भारत की सीमा को पार करता है, भारत के अंदर उड़ता है, ईंधन भरवाता है, मिशन पूरा करता और निकल जाता है। और यहीं से यह मामला सिर्फ हथियारों की तस्करी का नहीं रहा, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। अधिकारियों ने विमान का पूरा रूट खंगालना शुरू किया, दस्तावेज देखे गए, उड़ान के रिकॉर्ड निकाले गए, लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आती वैसे वैसे सवाल बढ़ते गए। अगर विमान शक के दायरे में था तो रोका क्यों नहीं गया? अगर एक सीधा साधा विमान था तो इससे हथियार कैसे गिराए गए? और अगर सुरक्षा एजेंसियों को कुछ पता नहीं था तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे? अगर किसी को पता था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन इतना समझ में आ गया कि बड़े स्तर पर तैयार किया गया काम था। किसी ने महीनों पहले से तैयारी की, हथियार खरीदे, विमान का इंतजाम किया, उड़ान का रास्ता खोजा। सवाल बस ये था कि वो कौन था जिसने ये सब कुछ संभाला। जवाब ढूंढते ढूंढते जांच एजेंसियां एक ऐसे आदमी तक पहुंची जो आने वाले 30 सालों तक इस केस का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला था। डेनमार्क का रहने वाला वो आदमी खुद को समाज सेवी कहता, उसे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मानता है। उसका नाम है किम डेवी। अब सवाल ये, किम डेवी कौन था? किम डेवी दरअसल दिखने में किसी बड़े अपराधी जैसा नहीं था। वो कई सालों से भारत आता जाता रहता। पश्चिम बंगाल के आनंद नगर इलाके में उसका आना जाना था। वहां के लोग उसे एक विदेशी समर्थक और समाज सेवी के तौर पर जानते। पर पुरलिया हथियार कांड के बाद वही आदमी भारत का सबसे ढूंढा जाने वाला आरोपी बना। जांच एजेंसियों का यह मानना था कि यह पूरा काम उसके बिना हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे दस्तावेज सामने आने लगे, बयान सामने आने लगे, तस्वीर साफ होने लगी। हथियारों की व्यवस्था से लेकर ड्रॉप ऑपरेशन तक हर अहम कड़ी कहीं ना कहीं किम डेवी तक पहुंच रही थी। जो बात इस कहानी को और रहस्यमय बनाती है वो ये कि किम डेवी कभी छिपा नहीं रहा। बाद के सालों में उसने इंटरव्यूज दिए, मीडिया से बात की और अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा। उसने कहा कि वो कोई अपराधी नहीं। उसके मुताबिक ये हथियार किसी आतंकी गुट के लिए नहीं भेजे गए थे, बल्कि आनंद मार्ग से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए थे। भारत की जांच एजेंसियों ने इसे कभी माना नहीं, अदालत ने कभी स्वीकार नहीं किया और यहीं से किम डेवी इस केस का सबसे विवादित चेहरा बना। पर किम डेवी अकेला था या नहीं? क्योंकि जांच के दौरान एक और नाम आया, पीटर ब्लीच। ब्रिटेन का रहने वाला पीटर ब्लीच हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ा था। बाद में उस पर आरोप लगा कि उसी ने हथियार जुटाने और इस पूरे काम को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। जांच आगे बढ़ने के साथ जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। हथियार अलग अलग लकड़ी के बक्सों में पैक किए गए, उनके साथ पैराशूट लगाए गए, विमान का इंतजाम, उड़ान का रूट तय और दस्तावेज इस तरह तैयार कि पूरी उड़ान एक सामान्य उड़ान दिखाई पड़े। ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो एक रात में बना। ऐसा लगता कि इसके पीछे महीनों की योजना थी और यही वजह है कि अधिकारियों को जल्दी समझ में आया कि वो किसी छोटे गिरोह से नहीं बल्कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये सवाल बढ़ता चला गया कि अगर नेटवर्क इतना बड़ा था तो क्या सारे लोग पकड़ में आएंगे या कुछ लोग हमेशा के लिए बच जाएंगे? और क्या वो विमान पकड़ा जाएगा या विमान पकड़ा गया? 17 दिसंबर 1995 की रात हथियार गिराने के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है। विमान भारत छोड़ चुका था, हथियार जमीन पर थे। जिन लोगों ने योजना बनाई वो सोच रहे थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन कहानी करवट लेती है। 22 दिसंबर 1995 को यानी हथियार गिराए जाने के सिर्फ 5 दिन बाद विमान एक बार फिर भारतीय हवाई क्षेत्र में आया। इस बार हालात अलग थे, देश अलर्ट था। सुरक्षा एजेंसियां हर शक भरी हलचल पर नजर रखी थी और जैसे ही खबर मिली कि वही विमान भारतीय सीमा करीब है, तुरंत भारतीय वायुसेना हरकत में आई। MiG-21 लड़ाकू विमान भेजे गए और कुछ ही समय में उस विमान को घेर लिया गया। पायलट के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उतरने का आदेश दिया गया। उसे उतरना पड़ा। विमान उतरते ही जांच एजेंसियां काम पर लगी, तलाशी ली गई, दस्तावेज जब्त किए गए। विमान में मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया गया। उसमें पीटर ब्लीच भी था, साथ में लातवियाई क्रू के सदस्य भी शामिल थे। कुछ ही घंटों में खबर देश भर में फैली कि पुरलिया कांड में कामयाबी मिल गई। लेकिन इस कामयाबी के साथ एक बड़ा सवाल, अगर यह विमान 22 दिसंबर को पकड़ा जा सकता था तो फिर 17 दिसंबर की रात को रोका क्यों नहीं गया? अगर सुरक्षा एजेंसियों के पास इतनी ताकत थी कि उसे पहचान सकते तो 5 दिन पहले क्यों नहीं पहचाना? अगर विमान संदिग्ध था तो वाराणसी में ईंधन भरवाने के दौरान उसे रोका क्यों नहीं गया? यही वो सवाल था जिसने आने वाले सालों में इस केस को एक रहस्य बना दिया, क्योंकि अब चर्चा हथियारों से ज्यादा उस विमान की हो रही थी जो भारत के अंदर आया, मिशन को पूरा किया और फिर चुपचाप निकल गया। इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी कमी भी छिपी थी। विमान पकड़ा गया था, लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जिस आदमी को जांच एजेंसियां पूरे खेल का मास्टरमाइंड मान रही थी वो कभी हाथ नहीं आया। किम डेवी गायब हो गया। धीरे धीरे अधिकारियों को समझ में आया कि जब तक विमान हथियार बाकी लोगों के पीछे लगे थे, किम डेवी भारत छोड़ गया। बाद में पता लगा कि नेपाल के रास्ते डेनमार्क वापस गया। जब तक एजेंसियां उसके पीछे पहुंच पाती देर हो गई थी और यहीं से उस लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई जो आने वाले सालों तक चलनी थी, क्योंकि अब भारत के सामने सिर्फ केस सुलझाने की चुनौती नहीं, उस आदमी को वापस लाने की थी जिसे वो मास्टरमाइंड मान रहे थे। ये मामला अदालत गया। जांच एजेंसियों ने हजारों पन्नों के दस्तावेज जमा किए, गवाहों के बयान लिए गए, उड़ान से जुड़े रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे गए। कई सालों तक सुनवाई चली।
आखिरकार साल 2000 में अदालत ने फैसला सुनाया। पीटर ब्लीच और लातवियाई क्रू के सदस्यों को दोषी पाया गया, उम्र कैद की सजा दी गई। उस वक्त लगा कि मामला खत्म हो जाएगा, आरोपी जेल में थे, अदालत फैसला सुना चुकी थी। धीरे धीरे देश इस केस को भूल रहा था, पर पुरलिया केस की कहानी इतनी आसानी से कहां खत्म होने वाली थी। कुछ साल बाद हालात फिर बदले। लातवियाई क्रू के सदस्यों को रिहाई मिल गई। बाद में राष्ट्रपति की माफी मिलने के बाद पीटर ब्लीच भी जेल से बाहर आ गया और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। जेल से बाहर आने के बाद पीटर ब्लीच ने ऐसी कहानियां शुरू की जिसने इस केस को फिर से सुर्खियों में लाया। उसने दावा किया कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी पहले ही ब्रिटिश एजेंसियों को दी गई थी और उसे उम्मीद थी कि सूचना भारत तक पहुंच जाएगी, सही वक्त पर कार्रवाई होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ पीटर ब्लीच का अपना कहना था। न ब्रिटिश सरकार ने और न भारत सरकार ने कभी खुलकर यह माना कि ऐसी कोई सूचना सच में पहुंची थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि हथियार किसने भेजे, सवाल यह भी था क्या किसी को पहले से पता था, क्या यह रोका जा सकता था, और अगर हां तो कार्रवाई हुई क्यों नहीं। और यही वो सवाल था जिसने पुरलिया हथियार कांड को भारत की सबसे रहस्यमय घटनाओं में शामिल किया। यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे विवादित हिस्सा, क्योंकि अब बात सिर्फ हथियारों की नहीं, खुफिया जानकारी की होने वाली थी। अब इस कहानी में आने वाले थे MI5, रॉ और प्रत्यर्पण की लड़ाई, यानी किम डेवी को कानूनी तरीके से वापस लाने की कोशिश। वो इल्जाम जिन्होंने 30 साल इस केस को जिंदा रखा, और वो सवाल कि क्या किसी को पहले से पता था। अब अगर आपको यह लगने लगा है कि विमान पकड़ा गया, लोगों को सजा हुई, कहानी खत्म हुई, तो हम बता दें कि कहानी अब सबसे ज्यादा उलझ रही है, क्योंकि पुरलिया केस में सबसे बड़ा सवाल हथियार था ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल वो जानकारी। क्या इस काम की जानकारी किसी के पास पहले से थी? पीटर ब्लीच के दावों के साथ साथ किम डेवी भी इस तरह की बातें करता रहा। उसने इंटरव्यूज में कई बार कहा कि पूरी सच सामने नहीं आया है। उसके मुताबिक कुछ लोगों को अंदाजा था क्या होने वाला है। यहीं से कहानी दो हिस्सों में बढ़ती है। एक तरफ भारतीय जांच एजेंसियों का पक्ष, जो इसे गैर कानूनी हथियार सप्लाई का मामला मानती है। दूसरी तरफ वो दावे जो कहते हैं कि इस मामले की कुछ कड़ियां अभी भी छिपी हैं। मुश्किल यह है कि इन दावों को ना तो पूरी तरह साबित किया गया, ना पूरी तरह झूठा साबित किया गया, और जब ऐसा होता है तभी रहस्य पैदा होता है। शायद यही वजह है कि 30 साल बाद भी लोग बार बार एक ही उलझन में फंसते हैं। अगर पीटर ब्लीच की बात सच थी तो वो सूचना आखिर गई कहां? क्या भारत की किसी एजेंसी तक वो बात पहुंची नहीं, या पहुंची तो ध्यान नहीं दिया गया? क्या जानबूझकर या अनजाने में? आज तक किसी सरकारी कागज या रिकॉर्ड में बात साबित नहीं हो पाई, और यही अधूरी कड़ी इस मामले को रहस्य बनाती है। यह सिर्फ एक छोटा सवाल नहीं है, ये भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया एजेंसियों पर उठने वाला एक बड़ा सवाल है। सालों तक पत्रकारों, पुराने अधिकारियों, शोध करने वालों ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जितनी परतें खुलती उतने नए सवाल सामने आते। शायद यही वजह है कि पुरलिया केस की चर्चा आज भी सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं, बल्कि उन सवालों की वजह से होती है जिनका जवाब किसी को नहीं मिला। अब सवाल कि क्या किम डेवी भारत लौटा? भारत की नजर लगातार उस आदमी पर थी जिसका नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जुड़ा था, किम डेवी। क्योंकि विमान पकड़ा गया, लोग गिरफ्तार हुए, अदालत काम कर रही थी, लेकिन जिस आदमी को भारत मास्टरमाइंड मान रहा था वो हजारों किलोमीटर दूर डेनमार्क में बैठा था। भारत ने उसे वापस लाने की कोशिश की, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की, यानी कानूनी तरीके से वापस लाने की। जरूरी दस्तावेज भेजे गए, अदालत में बहसें हुई, पर हर बार यह मामला किसी न किसी कानूनी दीवार से टकरा गया। डेनमार्क की अदालत में दलील दी गई कि अगर किम डेवी को भारत भेजा गया तो उसकी सुरक्षा और उसके अधिकारों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। भारत सहमत नहीं था। उसका कहना था कि एक गंभीर मामले के आरोपी को भारतीय अदालत सामने पेश होना चाहिए, पर आखिरकार डेनमार्क ने उसे भारत भेजने से इंकार कर दिया, और यहीं से कहानी का सबसे अजीब हिस्सा शुरू हुआ। भारत जिसे 30 साल से इस केस का मुख्य आरोपी मानता है, वो आदमी कभी भी भारत की अदालत के कटघरे तक पहुंचा ही नहीं। उसने इंटरव्यूज दिए, अपनी बात रखी, इल्जामों का जवाब दिया, पर अदालत में खड़े होकर सवालों का सामना नहीं किया। अब आप सोचिए, एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, उसका मुख्य आरोपी अदालत तक पहुंचा ही नहीं। शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा कभी लिखा ही नहीं गया, क्योंकि जब अदालत में सवाल नहीं पूछे जाते तो कई बातें हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं। और यहीं से वो सवाल, लापरवाही थी या साजिश? आज 30 साल बाद जब इस कहानी को मुड़कर देखते हैं तो कई बातें साफ नजर आती हैं। एक विदेशी विमान भारत के अंदर आया, पुरलिया के आसमान से हथियार गिराए, बाद में वही विमान पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई, अदालत ने सजा दी, पर इसके बावजूद कुछ सवाल आज भी खड़े हैं।
17 दिसंबर 1995 की उस रात जहां वो सवाल थे आज भी वही है कि वो हथियार कहां जाने थे, उन हथियारों से किसको निशाना बनाया जाना था। क्या जांच एजेंसियां शुरू से सही रास्ते पर थी? किम डेवी पीटर ब्लीच की बात में कितना सच है, कोई जानता था? और अगर विमान 5 दिन बाद पकड़ा गया तो पहली बार में क्यों नहीं पकड़ा गया? शायद इन सवालों का पूरा जवाब कभी नहीं मिलेगा। शायद किसी दिन कोई नया दस्तावेज सामने आएगा, शायद कोई नया गवाह बोल पड़े, लेकिन आज की तारीख में सच यही है कि पुरलिया हथियारकांड भारत के इतिहास की उन घटनाओं में शामिल है जिसके बारे में जितना जानो उतने नए सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, ये उन सवालों की कहानी है जो 3 दशक बाद जिंदा है। और शायद यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। हथियार बरामद हुई, आरोपी गिरफ्तार हो गए, सजा भी हुई, पर उस रात का पूरा सच सामने नहीं आया। और जब तक ये जवाब नहीं मिलता कि विमान को रोका क्यों नहीं गया, तब तक पुरलिया हथियारकांड भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली में से एक रहेगा। ये कहानी पुरलिया हथियारकांड की थी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। कोई और किस्सा सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में जिक्र करें और जाते जाते बताएं इस कहानी का कौन सा सच आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, कौन सा सवाल आपके दिमाग में अभी भी घूम रहा है, और क्या आप समझ पाए कि यह निशाना किसके लिए था, हथियार किसके लिए थे? सोच कर देखिए, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं।